तो हम लोग बोल सकते हैं अगर हमारे पास में सपोज से एक मेटेलिक पीस है, और इस मेटेलिक पीस में इट इज अ कंडक्टर, और इस पीस में हमारे पास प्रोटॉन्स हैं जो न्यूक्लियस में बाउंडेड हैं, और हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल पूरे में। एक बार वेट करना सब लोग। ऑल राइट, तो मान लेते हैं इस समय जो भी जिस जगह पर ये मेटल रखा हुआ है कंडक्टर, यहाँ पर टेम्परेचर है टी, टी टेम्परेचर है। तो हम कुछ मेजर पॉइंट्स लिख सकते हैं। वी कैन से दैट इन एन isolated conductor, free electrons behave like gas molecules and are in random motion। तो मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स उल्टे पुल्टे मूव कर रहे हैं, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। सो दे आर ऑल इन रैंडम मोशन। और जब रैंडम मोशन होगा ब्राउनियन मोशन के हिसाब से, देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स collide with each other and with the atoms of the material। तो ये आपस में भी टकराएंगे और ये एटम्स के साथ भी टकराएंगे। एंड ड्यू टू थर्मल एनर्जी let thermal speed of electrons be vt। थर्मल स्पीड हम लोग vt मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन्स तो vt स्पीड से रैंडम मोशन शो कर रहे हैं, दे आर इन रैंडम मोशन।
और इसी के साथ साथ ये जो एटम्स हैं ये भी अपनी लोकेशन पे वाइब्रेट करेंगे. So we can say that atoms are also in vibratory motion due to thermal energy. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में हैं और एटम्स अपनी लोकेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं. सो दिस इज द सिचुएशन जब हमारा जो मटेरियल है इट इज आइसोलेटेड. ये आइसोलेटेड है, एक रूम में रखा हुआ है. अब अगर मैं सपोज एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूं इस मटेरियल के अक्रॉस, तो क्या होगा? व्हेन potential is applied across conductor, तो सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन होगी कि ये हमारा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर पे हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है. लेट्स से हमने V वोल्टेज अप्लाई कर दिया है. तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें एटम्स हैं उनके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू करेगी. तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इससे टकराएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इस तरीके से. सो देयर इज नेट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम लोग इस सिचुएशन में क्या बोल सकते हैं? दैट फॉर एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, हम एक किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल exert a force F is equal to EE on each free electron. तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी. यहाँ थोड़ा सिंबल्स उल्टे बन गए हैं. इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट. तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं. सर आपकी स्क्रीन बहुत कलर आ रही है सर, मेरी स्क्रीन में ठीक है, अभी भी ब्लर आ रही है. मेरी भी ब्लर आ रही है. तुम्हारे नेटवर्क कैसे आ रहे हैं अफसर? सब पे ब्लर आ. सर मेरी शुरू से ही आ रही है. अच्छा, जब से ज्वाइन किया है. यहाँ तो भी वापस आ रही है मेरी. तो
मेरे नेटवर्क तो अच्छे आ रहे हैं। सर मेरा भी बहुत ब्लैक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? 10 सेकंड के लिए अच्छी आती है, फिर ब्लर हो जाती है। अब आ रही है? सर तो कुछ ज्यादा और खराब हो गई सर, और ज्यादा। सर सर डाटा उसी स्पीड से कंज्यूम हो रहा है सर, मेरा तो ब्लर आ रही है तब भी। मेरे नेटवर्क तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, 390 kbps, 700 kbps आ रहा है। सर अच्छे आ रहे हैं एक बार नेटवर्क, मैं यही नहीं डिस्कनेक्ट आ रही है करके सही। कनेक्ट कर रहा हूँ वापस से, है ना? हाँ ये अब तो वेक्टर नोटेशन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे देखता हूं तो मेरे पे क्या बनेगा, देखना सिचुएशन। ये इलेक्ट्रॉन है। सर हो गई क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। सर आपका माइक म्यूट है। ओके, एक मिनट। ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में फोर्स लगेगी, और वो फोर्स लगेगी इस तरफ, और वो फोर्स की वैल्यू होगी ई। तो मैं इसको वेक्टर नोटेशन में क्या लिख सकता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है फोर्स, तो मैं वेक्टर नोटेशन में लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू माइनस ई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगी जब हम वोल्टेज अप्लाई कर देंगे वी वोल्ट इसके ऊपर। अब क्या होगा इसके बाद? इलेक्ट्रॉन starts moving due to this force, and during motion it collides with other neighboring free electrons and vibrating atoms। वो मूव करेगा तो वो टकराएगा, and continuous during continuous collisions, बार बार कोलिजन होने पे इलेक्ट्रॉन will experience
an opposing force which increases as its speed of collision increases. अब देखना सिचुएशन किस तरीके की है. सपोज से ये एटम है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे आ रहा है और इस पे फोर्स है ई और ई की वजह से इस जगह पर इसकी वेलोसिटी है वीटी, थर्मल वेलोसिटी. तो जैसे ही इससे टकराएगा तो इसके टकराने पे इस पे एक अपोजिंग फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पे कोलाइड करने पे. तो जब ये कोलाइड करेगा इस एटम से तो इसके कोलाइड करने पे इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दैट इज एफ अपोजिंग. और ये जो अपोजिंग फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीटी. जितनी ज्यादा स्पीड से टकराएगा इस पे पलट के उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी. तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं दैट if v is the speed of collision, then f opposing is directly proportional to v. जितनी भी ज्यादा v वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी. रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो हमको मिलेगा f opposing is equal to kv. मैं ये अपोजिंग फोर्स को kv लिख लेता हूं. जहां पे ये k जो है दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. दिस k इज proportionality constant and this proportionality constant depends on material of conductor and temperature. मटेरियल पे डिपेंड करता है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा थर्मल एजिटेशन इंक्रीज करेगा. तो हम बोल सकते हैं थर्मल एजिटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और जब थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब है रेट ऑफ कोलिजन will increase और रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा देन F opposite will also increase. That means F opposite ये K की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये K की वैल्यू बढ़ेगा और अपोजिशन फोर्स बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तब भी अपोजिशन फोर्स बढ़ेगी. नाउ हम लोग ओवरऑल सिचुएशन क्या बोल सकते हैं कि फॉर अ इलेक्ट्रॉन अंडर मोशन इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन और इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है ई इस तरफ और इस पे अपोजिशन फोर्स लग रही है इस तरफ एफ ऑपोजिशन. और मैं इस सिचुएशन में इसका मास अगर m है
तो मैं इसमें एक्सेलरेशन अगर देखूंगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ई माइनस एफ पोजीशन को लिख सकता हूं मैं केवी, अगर इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से चल रहा है तो इस तरफ इसकी स्पीड अगर वी है टकराने के समय पे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ई माइनस केवी डिवाइडेड बाई एम विच इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक सबको क्लियर है? दो फोर्स लग रही हैं। जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा एटम से या किसी भी और इलेक्ट्रॉन से, तो इस पे अपोजिशन फोर्स लगेगी केवी, के कांस्टेंट है और वी वेलोसिटी है जिस स्पीड से वो टकरा रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है ई इस तरफ। तो अगर वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है तो इस पे दो फोर्स लग रही हैं, एक तो ई लग रही है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, और अपोजिंग फोर्स लग रही है केवी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स हो जाएगी ई माइनस केवी डिवाइडेड बाई एम। ये होगा एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का, कि किस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में एक्सेलरेट करेगा। तो ये हमारा कंडक्टर है और इस जगह पर हमने बैटरी लगाई हुई है 20 वोल्ट की। मैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ये एटम है, इससे ये टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इससे टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन, तब इस समय पे इलेक्ट्रॉन के टकराने की स्पीड जो है वो स्पीड है v, और इस पे क्योंकि बैटरी का वोल्टेज v है, बैटरी का वोल्टेज v है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फोर्स लग रही है इस तरफ, ये लिख रही है ई, और टकराने की वजह से इसके ऊपर अपोजिशन फोर्स लग रही है वो इस तरफ है। तो ओवरऑल एक्सेलरेशन इस इलेक्ट्रॉन का होगा ई माइनस के वी बाई एम। यहां तक क्लियर है सबको? मैं अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देख रहा हूं, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करी है। विशाल क्लियर है? क्लियर है। हितेंद्र? चेष्टा? चेष्टा? क्लियर है। अबसार क्लियर है? दीपांशी? यस सर। जलज? ऊपर वो 3-4 पॉइंट से सर वो समझा दीजिए, मेरा स्किप हो गया सर वहां से बता रहा हूँ। जलज क्लियर है? खुशी? जलज? यस सर। खुश क्लियर है? खुशी? यस सर। कौशलेंद्र? यस सर क्लियर है। कृष्णाश्री? यस सर क्लियर है। महावीर प्रसाद के नाम से कौन है? मैं हूं क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है। मानसी? यस सर क्लियर है। पुष्कर? सब लोग को क्लियर है ना? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ई माइनस के वी डिवाइडेड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ऊपर वाले पॉइंट्स ये हैं कि सिंपली अभी मैं ओवरऑल वो करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो इस पर ई फोर्स इधर लग रही है और टकराने की वजह से के वी फोर्स इधर लग रही है। अब सर, और ये जो टकराने वाली फोर्स है
ये स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा स्पीड से टकराएगा तो अपोजिंग फोर्स ज्यादा लगेगी। और ये जो कांस्टेंट है के, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है और अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगी। अब आगे क्या होता है, आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल, पेज नीचे कर लो सर। आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल for a short interval of time, velocity of all electrons increase till सर बहुत ब्लर हो रहा है। their acceleration becomes zero। तो हम थोड़ी देर के लिए जब इसको होने देंगे तो क्या होगा, स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती जाएगी और बढ़ने के बाद में एक सिचुएशन आएगी जब एसेलरेशन जीरो हो जाएगा। और एसेलरेशन जीरो होने का मतलब हो जाएगा ई माइनस के वी डिवाइडेड बाई एम विल बी इक्वल टू जीरो। और ऐसा होने पे जब एसेलरेशन जीरो हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूं ई माइनस के वी इज इक्वल टू जीरो, एंड दैट एम्प्लाइज kv is equal to ee and v is equal to ee by k। इस स्पीड पे जब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ई बाई के बराबर पहुंच जाएगी तब एसेलरेशन जीरो हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर में एनालिसिस कर रहा हूं, एंड दिस स्पीड, ये जो स्पीड है, दिस स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ये सिचुएशन हो रही है जहां पर के एक कांस्टेंट है। अब हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में रियलिस्टिक सिचुएशन देखते हैं कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, असल में जब हम अप्लाई करेंगे पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर पे तो उस कंडक्टर में एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी ही होगा, उसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं, फॉर अ रियलिस्टिक सिचुएशन, यही जो कंसेप्ट मैंने ऊपर लगाया इसी को मैं आगे एलेबोरेट करूंगा रियलिस्टिक सिचुएशन के लिए। इफ देयर आर, सर आपने जो भी ऊपर डिफाइन समझाई थी उसको एक बार एलेबोरेट और कर दोगे? ये तो हो गई हमारी ड्रिफ्ट स्पीड, स्पीड बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन आ जाएगी जब अपोजिंग फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर होगी, तब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड को अटेन कर लेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स लगभग उसी स्पीड से मूव करना आगे की तरफ शुरू करेंगे। उस स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे और उसका फॉर्मूला हमारा आ रहा है ई बाई के, जहाँ पर के कांस्टेंट है जो कि टेम्परेचर पे और मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इफ देयर आर
n naught electrons, then at any instant of time when no potential is being applied, let their thermal velocities be u1, u2, u3 dot 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 un नॉट। तो जब हमने कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया है तब इस कंडक्टर में रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये वाला u1 स्पीड से, ये वाला u2 स्पीड से, ये वाला u3 स्पीड से, ये वाला u4 स्पीड से, एंड सो ऑन। n नॉट इलेक्ट्रॉन्स विल मूव विद इनिशियल स्पीड्स। और ये स्पीड किस वजह से हैं? ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। जब हमने पोटेंशियल नहीं लगाया है तब ये सिचुएशन है। एंड सिंस these motions are random, तो मैं ओवरऑल क्या बोल सकता हूं? एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा तो u एवरेज विल बी इक्वल टू u1 प्लस u2, ये सब वेक्टर फॉर्म में लेंगे हम लोग क्योंकि वेलोसिटी है, प्लस डॉट 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 un नॉट डिवाइडेड बाई n नॉट, ये एवरेज वेलोसिटी होगी। शुरुआत में सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी। और क्योंकि एक अगर मैं लाइन खींचता हूं इस जगह पे मिडिल में, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड की तरफ क्रॉस करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि रैंडम मोशन है। इसका मोशन इसको कैंसिल आउट कर देगा, इसका मोशन इसको कैंसिल आउट कर देगा, और सबके मोशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो इनिशियल average velocity will be equal to 0. So this will be equal to 0. That implies summation of ui, I is equal to 1 to n naught is equal to 0, divided by n naught is equal to 0. और इसका सीधा सीधा हमको मतलब मिल जा रहा है, that means summation of I is equal to 1 to n naught ui is equal to 0. जब हमने पोटेंशियल नहीं लगाया है तो एवरेज वेलोसिटी में 0 मान सकता हूं उनकी, क्योंकि सबकी वेलोसिटी रैंडम है एक दूसरे के और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। अब अगर मैं एक्सेलरेशन देखता हूं तो मैं सिंगल किसी u1 वाले इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन देखूंगा। एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूं, when electric field E is applied, then instantaneous velocity of any electron at any time t1 starting from last collision। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये एटम है और ये एटम है, इसके पहले भी एटम्स हैं बाद में भी एटम्स हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया t इज इक्वल टू 0 पे, और टकराने के बाद वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया
और इस जगह आके टकराया, फिर यहां से आके फिर वो इस जगह आके टकराया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर मैं u1 मान रहा हूं इस जगह पर, यहां t इज इक्वल टू 0 ना मान के यहां t इज इक्वल टू 0 मानते हैं। सो दिस इज द लास्ट कोलिजन। इसके कोलिजन से पहले वाला कोलिजन ये है, और इस कोलिजन के बाद में इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर में। तो इलेक्ट्रॉन की देखो स्पीड देखना कैसे है, ये इलेक्ट्रॉन है मेरा, और इस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड ui u1 इस तरफ है, और इस पर फोर्स लगेगी इस तरफ e, और इस फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा इस तरफ, और इसका मास है m। तो वेक्टर फॉर्म में मैं इस रिलेशन को लिख सकता हूं। तो इसका एक्सेलरेशन होगा इस तरफ और ये इस तरफ एक्सेलरेशन, और इसके कंपैरिजन से यहां आके टकराएगा, और इस जगह पर टाइम में मान लेता हूं t1। तो यहां यही बोल रहा हूं मैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम t1, मैं इस टाइम पर अगर वेलोसिटी निकालूं स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट कोलिजन, तो ये लास्ट कोलिजन है, यहां कोलाइड हुआ, उसके बाद यहां से यहां तक आते आते इसकी स्पीड इंक्रीज करी है, और स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, v1 विल बी इक्वल टू u1 प्लस a t1 वेक्टर फॉर्म में, v इज इक्वल टू u प्लस at। सही है ना। तो मैं इसको ओवरऑल लिख सकता हूं v1 इज इक्वल टू u1 प्लस एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं इसका, तो फोर्स ये रही मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में लिख सकता हूं ई इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस का ई आएगा, सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज माइनस ई बाय एम। एफ इज इक्वल टू माइनस ई, फोर्स अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा माइनस ई बाई एम। सब वेक्टर फॉर्म में चल रहा है, ध्यान रखना। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहां सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो मेरे को यहां मिल जाएगा माइनस ई बाई एम t1। और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं देखूं तो v2 हो जाएगा, वो हो जाएगा u2 इनिशियल स्पीड दूसरे वाले की, प्लस माइनस ई बाई एम, और कोलिजन के लिए t2 ले सकता हूं मैं, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए सपोज से टाइम t2 लग रहा है वहां से वहां तक टकराने में। तो फॉर ith इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मैं जनरल एक रिलेशन लिख सकता हूं, vi इज इक्वल टू ui प्लस माइनस ई बाई एम ti। ये रिलेशन हम लिख सकते हैं ये वेक्टर में। किसी को कोई डाउट इस रिलेशन में? तो हम लोग फाइनल सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी of all the free electrons at any instant of time। तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर दूंगा v1 प्लस v2 प्लस v3 थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस डॉट 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 n नॉट इलेक्ट्रॉन्स के लिए divided by n naught, average of all the instantaneous velocities is what we call the drift velocity। और इसको हम सिंपल
इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन नॉट वी आई डिवाइडेड बाई एन नॉट। तो इस नोटेशन में हम लिख सकते हैं। तो मैं इसको वापस लिखता हूं, देखना, ध्यान से देखना सब लोग। वी डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ वी आई, और वी आई को मैं लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं समेशन ऑफ वी आई की जगह यू आई प्लस माइनस ई बाई एम टी आई डिवाइडेड बाई एन नॉट। वी आई की वैल्यू मैंने डाल दी ऊपर से, ये वाली वैल्यू उठाई और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। तो समेशन के साइन को मैं ओपन करूँगा, आई से एन नॉट तक है, तो वी डी विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ यू आई इज इक्वल टू 1 टू एन नॉट माइनस ई बाई एम कॉन्स्टेंट, ई बाई एम कॉन्स्टेंट, ई बाई एम कॉन्स्टेंट आएगा, और यहाँ बचेगा समेशन ऑफ टी आई इज इक्वल टू 1 टू एन नॉट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये पूरा होल डिवाइडेड बाई एन नॉट। तो वी डी विल बी इक्वल टू, अब देखना फॉर्मेट में क्या लिख रहा हूं, समेशन यू आई इज इक्वल टू 1 टू एन नॉट डिवाइडेड बाई एन नॉट माइनस ई बाई एम समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन नॉट टी आई होल डिवाइडेड बाई एन नॉट। आई इज इक्वल टू 1 टू एन नॉट टी आई होल डिवाइडेड बाई एन नॉट। दैट मीन्स वी डी इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट हमने पहले शुरुआत में ही निकाला है कि जब शुरुआत में जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है तब समेशन ऑफ यू आई डिवाइडेड बाई एन नॉट 0 के बराबर है। तो मैं इस पार्ट को तो 0 लिख सकता हूं, इस पूरे पार्ट को, ये पूरा पार्ट तो हो गया 0। तो मेरे पास बचा क्या, माइनस ई बाई एम, और इसको मैं ओपन करके ऐसे लिख सकता हूं T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 T एन नॉट इलेक्ट्रॉन तक के लिए डिवाइडेड बाई एन नॉट। सही है? किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? यस सर। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में आती है। सर लास्ट ईयर आई थी क्या? हाँ हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। तो अब ये वाला जो पूरा है T1 T2 T0 ये सब क्या है, इन सबको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं VD इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम, और यहाँ T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 एन नॉट इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिवाइडेड बाई एन नॉट, वेयर T1 T2 T3 डॉट 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 आर टाइम ड्यूरेशन between two successive collisions। एक बार टकराया, फिर दूसरी बार टकराया, और दोनों टकराने के बीच में जो टाइम पीरियड है उनको हम T1 T2 T3 ले रहे हैं। और इन सब का समेशन, ये जो एवरेज है, इस एवरेज को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इसके पूरे के एवरेज को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। एंड वी कैन राइट वी डी एस माइनस ई, यहां पर आएगा टाउ, दिस सिंबल इज टाउ, बाय टॉर्क में जो हम यूज करते हैं दिस इज टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम।
जहां पर ये टाउ क्या है, दिस टाउ इज इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम, अगर एकदम प्रिसाइजली बोले तो मीन रिलैक्सेशन टाइम। एंड दिस सिंबल की इसकी हमारी वैल्यू कितनी है, t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 सारे टाइम का एवरेज, एंड दैट इज कॉल्ड द मीन रिलैक्सेशन टाइम। सो दिस इज द रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब ध्यान से समझना इसके कंसीक्वेंसेस क्या हैं, इस फॉर्मूले से हमको कितनी चीजें जानकारी मिल रही हैं, इसको कंपेयर करो तुम। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, नोट में हम लिख लेते हैं सारे। नंबर 1 वीडी हमने निकाला था इस जगह पर, जब कांस्टेंट स्पीड हो जाती है तब हम लोगों ने v को डिफाइन किया था ई बाई के। दिस स्पीड इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। तो vd इज इक्वल टू ई बाई के एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। और मैं इसको इस फॉर्मेट में अगर लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा k इज इक्वल टू m by tau, where m is constant, that is mass of electron, और जो टाउ है, ये टाउ जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। क्यों? ड्यू टू लैटिस स्ट्रक्चर। हर मटेरियल का लैटिस स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, और जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग मटेरियल्स में मूव करेगा तो दो एटम्स के बीच में कोलाइड करने का टाइम अलग अलग होगा सबका, क्योंकि सबका लैटिस स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसलिए ये जो के है ये एक तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, मैंने पहले ही बोला था कि मटेरियल पे डिपेंड करेगा ड्यू टू लैटिस स्ट्रक्चर। तो ये भी बात प्रूव हो गई कि के जो है वो मटेरियल डिपेंडेंट है। और दूसरा मैंने बोला था टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो कोलिजन्स इंक्रीज कर जाएंगे। तो टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगेगा, इसलिए ये रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा और कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। और कोलिजन्स अगर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कोलिजन्स अगर बढ़ जाएंगे तो टाउ अगर घटा, हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो टाउ घटा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटी। तो जो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कब होगी, जब पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल जब मैं ज्यादा लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की स्पीड ज्यादा होगी, ई बाई एम कॉन्स्टेंट है। तो मैं ओवरऑल बोल सकता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड, and drift velocity is directly proportional to the tau which is inversely proportional to temperature। तो सारी बातें पजल की तरह फिट बैठ रही हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके। जो जो चीजें हमने डिस्कस करी थी दे ऑल आर ट्रू। किसी को भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई डाउट है तो अभी डिस्कस कर लो मेरे से, इट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबको क्लियर है? व्योम, लव,
कौशलेंद्र, कौशलेंद्र, अफसार, यस सर। सर हाँ कह रहे थे सर कुछ? ये पूछ रहा हूँ क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। हितेंद्र, हितेंद्र क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में सब लोग लिख दो जिन जिन को क्लियर है। राइट डाउन इन चैट बॉक्स। सर ये नोट्स से दोबारा एक्सप्लेन करो सर। नोट्स दोबारा एक्सप्लेन कर दो। अभी कर रहा हूँ। वैसे तो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तुम देखते रहना। फिर भी मैं एक बार कर दे रहा हूँ। पहले एक बार चैट बॉक्स में सब लोग लिख दो। तो हाँ बोलो। जो कल की क्लास रिकॉर्ड थी क्या? हाँ कल वाली क्लास, कल तो क्या किया था हम लोगों ने? हाँ रिकॉर्ड थी, करंट डेंसिटी। हाँ क्या नाम है, रुद्राक्ष कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है बताओ जरा। मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। नोट सर, नोट। अच्छा नोट से, नोट में मैंने एक तो ये वाला पार्ट लिया है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। एक सिंगल एटम के लिए V निकाला था E/K, और ये जो K था, ये मैंने बोला था कि ये K मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। ये देखो, ये बोला था ना K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा K। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा आ रहा था E/K, और यहाँ पे हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया है? -E/τ/m, जहाँ पे टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। मैंने इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट कर दिया, तो मतलब K जो है, जिसको मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल रहा था, वो असल में m/τ आ रहा है। K = m/τ, जहां पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ K किस पे डिपेंड कर रहा है? टाउ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो कोई भी मटेरियल हो सबके लिए सेम होगा, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो जिंक हो, कोई भी हो। तो M का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। तो K किस पे डिपेंड कर रहा है? टाउ पे, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम पे क्यों डिपेंड करेगा? कि सपोज से अलग अलग मटेरियल हैं, तो अलग अलग मटेरियल का लेटिस स्ट्रक्चर अलग अलग होगा या नहीं? बनावट अलग अलग होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा एक एटम से और फिर वो दूसरे एटम से टकराएगा कॉपर में, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होगा वो कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, जिंक का अलग होगा या नहीं होगा? रुद्राक्ष, यस सर, यस सर। तो इसलिए एक तो ये मटेरियल पे डिपेंड कर गया, और दूसरा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा? एटम्स वाइब्रेट करेंगे तेजी से और इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड भी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो पहले मान लो हर एक सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन टकरा रहा था एटम्स में। पहले एटम से टकराया, फिर एक सेकंड बाद दूसरे एटम से टकराया, फिर एक सेकंड बाद तीसरे एटम से टकराया। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एटम्स वाइब्रेट ज़्यादा तेजी से कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी बढ़ गई, तो टकराने का टाइम जो है वो घट जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम अगर घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अब उतनी आसानी से फ्लो नहीं कर पा रहा है जितनी आसानी से कम टेम्परेचर पे फ्लो कर रहा था।
तो इसलिए मैंने इनको दोनों को समराइज कर दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं कितनी वोल्टेज की बैटरी लगा रहा हूँ। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के, जो कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों चीजें हमारी इसी बात को प्रूव कर रही हैं जो हमने इस जगह पर बोली थी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ कोलिजन और मटेरियल पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? क्लियर है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष अरे चैट बॉक्स में लिख दो रुद्राक्ष। रुद्राक्ष चला गया। आज मैं सिर्फ यही बोलूंगा, ठीक है? इसके अलावा हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब लोग एक बार गो थ्रू करोगे, क्वेश्चंस में डालूंगा आज करने के लिए तुम लोगों को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बेस पर, ठीक है? अब जिनको डाउट है वो लोग रुको, और जिनका क्लियर है वो लोग क्लास लीव कर सकते हैं। सर वो कैपेसिटेंस के क्वेश्चन कैपेसिटेंस के कौन से क्वेश्चंस कौन से? सर आपने बोला था कल बोला था ना कि करने हो तो अपलोड कर दूंगा। अच्छा ठीक है, भेजता हूँ मैं, अभी इन्हीं के साथ भेज दूंगा। ओके सर। और सर टेस्ट कल ही है? टेस्ट कल ही रखूंगा, हालांकि कल भी स्कूल बुलाया है इन लोगों ने, कल जाके फाइनल शेड्यूल सेट करना है वहाँ पे, लेकिन कल देखता हूँ टेस्ट रखूंगा तो सही। 99% चांस तो है कि कल रखूंगा मैं। ओके सर।